हेलो बच्चों। आज हम लोग केटी जी का अपना लेक्चर 4 लेकर आए हैं। और इस लेक्चर में हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है, जैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इसका मतलब इससे रिलेटेड आप ये समझ लो, अगर ये आप नहीं सीखोगे तो थर्मोडायनेमिक्स में आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, सब थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक है, सब थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक। ठीक, कुछ भी थर्मोडायनेमिक्स में होगा ना, यहाँ का जरूरी यूज होगा कुछ ना कुछ उसके अंदर। ठीक है, तो बहुत तरीके से हमें समझना है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहानी है सारी की सारी। ठीक, तो शुरुआत करते हैं आपके अपने चैनल आद्विकी फिजिक्स पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में। ठीक है, अच्छा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से पहले कुछ चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। देखिए क्या क्या कौन कौन सी चीज़ों के बारे में जानते हैं। हमें पता है कि मैक्सवेल साहब ने, इससे पहले मैंने आपको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कराया था, वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कराया था कि किस हिसाब से वेलोसिटीज को डिस्ट्रीब्यूट किया है मैक्सवेल साहब ने कंटेनर के अंदर। कि सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स हैं वो कौन सी वेलोसिटी पे मूव करते हैं, आरएमएस वेलोसिटी पे, उसके बाद एवरेज, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज पे। ठीक है, अच्छा, पार्टिकल मूव तो करते हैं, पार्टिकल के मूव होने के कारण उनके पास एक एनर्जी आती है जिसको आप क्या नाम देते हो, इंटरनल एनर्जी। हमारे पास कितने तरीके की एनर्जी आ सकती हैं, सबसे पहले तो इस पर बात कर लेते हैं, हमारे पास कितनी तरीके की एनर्जी आ सकती हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं हमारे पास कितनी तरीके की एनर्जी आ सकती है एक सिस्टम के अंदर। मान लो ये हमारे पास ग्राउंड है। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, ये ग्राउंड है। ठीक, ये एक टावर है। ये क्या है, टावर है, एच हाइट का टावर है। और इस एच हाइट के टावर पर बेटा आपने एक कंटेनर रख दिया यहाँ पर। एक कंटेनर रखा हुआ है, ये कंटेनर है, इसके अंदर कुछ गैस है। ये क्या है, कंटेनर। इसके अंदर गैस का एम मास है, टोटल मास कितना है गैस का बेटा, एम मास है। अब ध्यान से देखना, अगर ये कंटेनर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक, और ये जमीन के ऊपर भी रखा हुआ है, तो इसके पास कितनी एनर्जी आ गई यहाँ पर। इसके पास जो एनर्जी की बात करूं तो एनर्जीज कितनी आ गई बेटा, काइनेटिक एनर्जी आ गई, प्लस जमीन से ऊपर रखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। अरे भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा है। ठीक है, आप इस कंटेनर को यहाँ से उठा के यहाँ तक ले गए होगे तो आपने कुछ वर्क किया होगा ग्रेविटी के अगेंस्ट, वो इसके अंदर एनर्जी के रूप में सेव हो गया mgh। ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अच्छा, ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर रखा होता, मान लो हमने कोई यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। देखो, किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर अगर वो कंजर्वेटिव फील्ड है तो पोटेंशियल एनर्जी पैदा हो जाती है, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आया है तो एक और यहाँ पर एनर्जी आ जाएगी, और इसको उसको आप नाम क्या दोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर हम इस कंटेनर के पार्टिकल्स का टेम्परेचर टेम्परेचर अगर इस कंटेनर के पार्टिकल्स का टेम्परेचर 3000 केल्विन से ऊपर कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, तो एक और एनर्जी आ जाएगी, वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, और वाइब्रेशनल एनर्जी में दो टाइप की एनर्जी होती हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एनर्जी वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, इतने टाइप की एनर्जी आ जाएंगी, और भी एनर्जी आ सकती है। फिलहाल कंटेनर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, कंटेनर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इतनी सारी एनर्जी को पजेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारा कंटेनर कहाँ रहता है, हम केटीजे में कंटेनर कहाँ रखते हैं, केवल और केवल रेस्ट पे रखते हैं कंटेनर, रेस्ट पे। और इसके अंदर गैसियस पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं, ये कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऐसे चल रहा है, कोई ऐसे चल रहा है, कोई ऐसे चल रहा है। ये पार्टिकल्स, कंटेनर रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक, कंटेनर की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। अच्छा, एक और हम लिखना भूल गए, इंटरनल एनर्जी। और
कंटेनर की एक और आती है इंटरनल एनर्जी। जो कंटेनर के अंदर पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं उसकी वजह से एक और आती है, कौन सी? इंटरनल एनर्जी। अब पहली एनर्जी तो हमने जीरो कर दी, कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि कंटेनर चल नहीं रहा है, रेस्ट में रखा हुआ है। दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, कंटेनर के पास देखो जमीन से ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, जमीन से ऊपर रखा हुआ है, हम इसको कहाँ ले आएंगे? बिल्कुल सरफेस पर ले आएंगे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। अच्छा, पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी को भी जीरो होना पड़ेगा, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कंटेनर को हमने नहीं रखा है, तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या रहेगी? जीरो रहेगी कंटेनर की, ठीक। अच्छा, वाइब्रेशनल एनर्जी, हम टेम्परेचर इतना अभी नहीं करेंगे 3000 केल्विन, नॉर्मल हम टेम्परेचर 273 केल्विन, ठीक है, 373, 500 केल्विन, 600 केल्विन, केवल यहीं पर खेलते रहते हैं, यहीं पर झूलते रहते हैं, तो वाइब्रेशनल एनर्जी इतने कम टेम्परेचर पर नहीं आती है, तो वाइब्रेशनल एनर्जी भी क्या हो गई? जीरो हो गई। अल्टीमेटली डब्बे के पास, कंटेनर के पास जो गैस पार्टिकल्स हैं, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, ये कहाँ रखा हुआ है? सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके पास जो टोटल एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी बचती है? केवल और केवल इंटरनल एनर्जी बचती है, ठीक है। और यही इंटरनल एनर्जी अपना चेहरा बदल लेती है, और हम वो क्या बोल देते हैं कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, उसी का नाम इंटरनल एनर्जी है। पार्टिकल्स के पास, कंटेनर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके पास कुछ एनर्जी है, उसको क्या बोला आपने? इंटरनल एनर्जी, और उसी को बोल दिया क्या? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस पार्टिकल्स, ठीक है। तो गैस के पास एक ही टाइप की एनर्जी होती है जिसको आपने क्या बोला? इंटरनल एनर्जी, या फिर उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस पार्टिकल्स, और रिप्रेजेंटेशन इसको करते हैं यू से। इसके कुछ कुछ हम फॉर्मूले पहले से ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन वो केवल हमने ट्रांसलेशनल मोशन के फॉर्मूले पढ़े थे, 3/2 kT, 3/2 nRT, ठीक है। ये सब क्या थी? इंटरनल एनर्जी ही हुआ करती थी गैस की। अब थोड़ी कहानी बदलेगी। अब जरा देखो, ये जो गैस के कंटेनर के अंदर पार्टिकल्स हैं, इनका मोशन कैसा हो सकता है? अगर इनके मोशन की मैं चर्चा करूं तो इनका मोशन, ये एक्स में भी भाग सकते हैं, ये वाई में भी भाग सकते हैं, कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल बड़ा बनाता हूँ, ये मॉलिक्यूल एक्स में भी वेलोसिटी रख सकता है, ये मॉलिक्यूल वाई में भी वेलोसिटी रख सकता है, और ये मॉलिक्यूल जेड में भी, जेड डायरेक्शन में भी वेलोसिटी रख सकता है। सीधी सी बात है, तीनों डायरेक्शन में रख सकता है मॉलिक्यूल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसके पास अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं मैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो हाफ एम, मॉलिक्यूल का मास एम मान लेता हूँ, यू एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ एम यू वाई का स्क्वायर प्लस हाफ एम यू जेड का स्क्वायर, ये इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी याद रखना, ये कौन सी है? ट्रांसलेशनल। एक मॉलिक्यूल 3 दिशाओं में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रख सकता है, ठीक है। फिर ये घूम भी सकता है। अगर इस मॉलिक्यूल की मैं बात करूं, सेम मॉलिक्यूल मैं बनाऊं बेटा, तो एक तो ये एक्सेस बना लेता हूं, ठीक है, एक एक्स एक्सेस बना लेता हूं, और एक जेड एक्सेस बना लेता हूं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल एक्स के भी अबाउट घूम सकता है, वाई के भी अबाउट घूम सकता है, और ये जेड के भी अबाउट घूम सकता है। तो इस पार्टिकल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई एक्स प्लस हाफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा स्क्वायर, ठीक। ध्यान देना, 3 डायरेक्शन में लीनियर मोशन कर सकता है, 3 डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन भी कर सकता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसके पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स कितनी होंगी? मोशन नंबर ऑफ, देखो, number of independent variables needed to describe the state of motion completely are said to be degrees of freedom, ठीक है, कि कितने डायरेक्शन में ये इंडिपेंडेंट है मोशन करने के लिए, इसी को नाम क्या दिया गया? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, याद रखना। अरे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, आपके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं? आप स्कूल जा सकते हैं, ठीक है, और आप कहाँ जा सकते हैं? आप मार्केट जा सकते हैं, तो आपके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि स्कूल भी जा सकते हैं, आप मार्केट भी जा सकते हैं। 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, 2 इंडिपेंडेंट मोशन
करने के रास्ते हैं आपके पास, लेकिन आपको घर में स्ट्रिक्ट कर दिया जाए, आपको कमरे में बंद कर दिया जाए, तो ये क्या हो गया, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जीरो हो गया, आप कहीं नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन इन विच द पार्टिकल कैन मूव और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मेथड्स ऑफ एक्सचेंजिंग एनर्जी सेड टू बी डिग्री ऑफ फ्रीडम, या फिर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मेथड्स एनर्जी एक्सचेंज करने के, इसको क्या बोला गया, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोला गया। ध्यान देना, ये ये गैसियस पार्टिकल्स, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो उसके पास हमेशा होगी। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए कंडीशन लग जाती है। रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कब आते हैं, जब टेम्परेचर ज्यादा हो 70 केल्विन से। ठीक है, हम ये लेते हैं हमेशा। और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और आते हैं जब टेम्परेचर किसी भी कंटेनर का 3000 केल्विन से ऊपर पहुंच जाए। टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 3000 केल्विन, 3000 केल्विन, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये 2 और आ जाते हैं। और 2 कौन से होते हैं, जब पार्टिकल ऑसिलेशन करने लगता है। ऑसिलेशन, अगर आपको याद हो, ये ऑसिलेटरी मोशन में आपने पढ़ा होगा, एम मास का ब्लॉक ऑसिलेशन कर रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती थी। जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होती थी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती थी, जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती थी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती थी। तो ऑसिलेशन की वजह से इसके पास 2 टाइप की एनर्जी और आ जाती हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। ये कब आता है, जब टेम्परेचर 3000 केल्विन से ऊपर हो। तो एक पार्टिकल के पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, तो समझ लो, 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, 2 वाइब्रेशनल। अब डिपेंड करता है कि वो पार्टिकल कैसा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम रखने के लिए ये डिपेंड करता है वो पार्टिकल कैसा है। पार्टिकल मोनो एटॉमिक है, पार्टिकल डाई एटॉमिक है, गैस को जो भी गैस आपने ली है वो मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, क्या है क्या नहीं है, वो सब देखते हैं। तो सबसे पहले मोनो एटॉमिक के लिए बात कर लेते हैं। देखो, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक गैस मतलब जैसे आपका हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टन है, नियोन है, ठीक है, ईटीसी, बहुत सारी हैं, ये मोनो एटॉमिक गैस है। अब मोनो एटॉमिक गैस के पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो होंगे ही होंगे, ये तो फिक्स है, 3 ट्रांसलेशनल तो होंगे ही होंगे। ठीक है, साथ में रोटेशनल। अब ध्यान देना, देखो रोटेशनल क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं इस छोटे से, ये नन्ना सा पार्टिकल होगा, नन्ना सा पार्टिकल होगा, ठीक। अब सोचिए भी इस एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा से घूमेगा, तो इस पार्टिकल की एक रेडियस भी होगी। मान लेते हैं पार्टिकल, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, ये आर रेडियस है, तो आई इसका क्या आएगा, एम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर अगर आप करोगे तो आर इसकी पहले से ही पार्टिकल की बहुत छोटी है, स्क्वायर किया और छोटी होगी, तो इसकी रोटेशनल जो एनर्जी होगी वो लगभग लगभग नेग्लिजिबल होगी मोनो एटॉमिक गैस के लिए। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए बेटा हम रोटेशनल 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 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं लेते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक के लिए आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बेटा, 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर 3, याद रखना 3। अगर टेम्परेचर हमने 3000 केल्विन कर दिया तो 2 और जुड़ जाएंगे। ठीक है, वो मैं एक अभी यहाँ टेबल बना दूंगा। ऐसे ही डायटोमिक के लिए, डायटोमिक गैस, ठीक है, डायटोमिक गैस के लिए जैसे आपका O2 है, N2 है, H2 है, एटसेट्रा, बहुत सारे। इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जरा ध्यान से देखो। अगर मैं O2 की बात करूं तो सबसे पहले 3 तो ट्रांसलेशनल सब में ही होंगे, एक्स वाई जेड। ठीक है, 3 ट्रांसलेशनल तो होंगे होंगे। साथ में अब मोनो डायटोमिक गैस का O डबल बॉन्ड हो, इसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये रहा। ठीक, जरा ध्यान से देखो, इसके अबाउट रोटेशनल मोशन कर जाएगा, ये वाई के अबाउट, वाई एक्सेस के अबाउट, जेड एक्सेस के अबाउट रोटेशनल मोशन कर जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, ये जेड एक्सेस। ठीक, तो 2 रोटेशनल और आ गए। साथ में क्या ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन करेगा, अब देखो करेगा रोटेशनल मोशन एक्स एक्सिस का, लेकिन बात फिर से वही आ गई, ये ऐसे 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 घूम रहा है, ये अरे खुद देखो ना, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस फिर से क्या हो गई, स्मॉल हो गई। अरे आप डंबल, ये डंबल है, ठीक है, यहाँ पर रेडियस इस तरीके से एक्सेस गई है ना, इस तरीके से एक्सेस गई है ना, तो इसके अबाउट रोटेशन ऐसे ऐसे घूम रहा था या फिर ऐसे ऐसे घूम रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी।
ठीक है। लेकिन जब मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे घूम रहा है तो ये रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो एक्स के अबाउट जो ये घूम रहा है इसका रोटेशनल नेग्लिजिबल होगा। ठीक है। अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा होता, अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा होता, ओ डबल बॉन्ड ओ, तो कोई बात नहीं, वाई के अबाउट नेग्लिजिबल हो जाता, ऐसे ऐसे घूम रहा होता, वाई के अबाउट नेग्लिजिबल हो जाता, तो एक्स और जेड में आता। ठीक है। तो एक्स और जेड में आता है, ये एक्स और ये जेड इसमें आता। सीधी सी बात ये समझ लो, अगर पार्टिकल डायटोमिक है तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल होंगे, तीन, तीन कौन से होंगे, ट्रांसलेशनल। तो टोटल कितने होंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बराबर 5। ठीक। डायटोमिक, मोनोएटोमिक, डायटोमिक। तीसरा है ट्राइएटोमिक, ट्राइएटोमिक और पॉलीएटोमिक, पॉलीएटोमिक। ठीक है। इसमें आता है एक लीनियर, लीनियर और एक आता है नॉन लीनियर। लीनियर में जैसे CO2। ठीक है, एक एग्जांपल सेट करता हूँ। नॉन लीनियर में जैसे SO3। ठीक। CO2 का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। अगर CO2 की बात करूं तो C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये है जरूर ट्राई एटॉमिक, है जरूर ट्राई एटॉमिक। ठीक है। लेकिन कुछ इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बन रहा है, मतलब ये भी ऐसे ऐसे वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें भी क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। मतलब इसके अबाउट अगर ये घूमा, इसके अबाउट घूमा तो ये वाला तो डिग्री ऑफ फ्रीडम नेग्लेक्ट कर देंगे, ये वाला ले लेंगे वाई वाला, और जेड वाला भी ले लेंगे। एक्स वाला क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। एक्स वाला नेग्लेक्ट कर देंगे तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल, ट्रांसलेशनल तो 3 होंगे ही होंगे। तो कितना आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर 5। ठीक। अच्छा, SO3 का अगर स्ट्रक्चर में देखूं तो S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब देखो इसके पास 3 तो ट्रांसलेशनल होंगे, 3 रोटेशनल होंगे। मतलब इस एक्सिस के अबाउट भी ये घूम सकता है, जरा ध्यान से देखना। इस एक्सिस के अबाउट भी ये घूम सकता है, इस एक्सिस के अबाउट भी ये घूम सकता है, और इस एक्सिस के अबाउट भी ये घूम सकता है। ठीक है। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। तीनों एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, एक्स वाई जेड के अबाउट घूम सकता है। तो 3 रोटेशनल और 3 ट्रांसलेशनल, टोटल इसके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 हो गए। अगर टेम्परेचर 3000 केल्विन से ज़्यादा है तो सब में 2-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जुड़ जाएंगे। मैं एक टेबल बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे प्रॉपर तरीके से। देखो कैसे सारे आपको याद रहेंगे। ठीक है। देखो ये मोनो, ये इधर लिख देते हैं मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक। ठीक। टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 70 केल्विन, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 3000 केल्विन। ये 3000 है। ठीक, 3000 केल्विन निकाल दें क्या इसको। टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 3000 केल्विन। ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए, गैस के लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, 3 तो ट्रांसलेशनल होंगे, 3 ट्रांसलेशनल होंगे। ठीक है। और रोटेशनल 0 होगा। ठीक। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा है तो 2 और जुड़ जाएंगे। ठीक। ये कौन से वाले हैं, ट्रांसलेशनल। ये कौन से हैं, रोटेशनल। ये कौन से हैं, वाइब्रेशनल। ठीक। अगर मैं डायटोमिक की बात करूं, डायाटोमिक। ठीक। तो 3 तो ट्रांसलेशनल होंगे ही होंगे, 3 तो ट्रांसलेशनल होंगे, सब में ट्रांसलेशनल तो 3 होंगे। और रोटेशनल डायटोमिक के लिए कितने होते थे, 2 रोटेशनल होते थे। तो 2 रोटेशनल होंगे। टेम्परेचर अगर इससे ज़्यादा है तो 2 वाइब्रेशनल और जुड़ जाएंगे। ऐसे ही डायटोमिक में पॉलीएटोमिक, पॉलीएटोमिक। देखो अगर पॉलीएटोमिक लीनियर है, लीनियर है तो ये डायटोमिक की तरह ही बिहेव करेगी। और लीनियर नहीं है, ये पॉलीएटोमिक कौन सी है, नॉन लीनियर। तो इसके 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल और 2 वाइब्रेशनल। याद रखना, आपको वाइब्रेशनल तभी लेना है जब 3000 केल्विन से ऊपर की कहानी हो तब। ठीक है, वरना नहीं लेना। तो ये थे आपके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक। कैसे लगे।
मजा आया? छापिए। चलें आगे, चलें आगे। अब देखते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। देखो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि किसी भी एक कंटेनर के अंदर मान लो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, हम कंटेनर भी बना ही लेते हैं। ये कंटेनर है हमारे पास, इसके पास कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये कंटेनर बंद कर दिया, इसके अंदर गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं ढेर सारे। ठीक, अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि इस कंटेनर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, हर एक मॉलिक्यूल के पास एक एनर्जी है। ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल के पास एक एनर्जी है, वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुई है, हर एक मॉलिक्यूल के पास बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ठीक, तो बराबर बराबर जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ठीक है, उस अगर एनर्जी को जोड़ दिया जाए तो हमें इस कंटेनर के अंदर सारी गैस की एनर्जी मिल जाएगी, और उस एनर्जी को नाम क्या दिया गया? इंटरनल एनर्जी। अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो द एनर्जी, द एनर्जी, एक सेकेंड, द एनर्जी ऑफ गैस is taken as is taken as internal energy, internal energy और काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। ठीक है, गैस की एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। दूसरा पॉइंट क्या है? ठीक है, दिस एनर्जी, एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ईच molecule of gas, that is u equals to 3, u equals to 1/2 kT। हर एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट है? 1/2 kT। ये चीज समझ में आ रही है? हर एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट है? 1/2 kT। अच्छा, द एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैस फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, और लिख लेना फॉर ईच डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब सही रहेगा, फ्रीडम, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी कितनी डिस्ट्रीब्यूट है? 1/2 kT। ठीक है, तो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, एनर्जी ऑफ गैस, ऑफ गैस इज, ठीक है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम क्या दिखाते हैं? एफ से डिनोट करते हैं, याद रखना। अच्छा, पीछे मैंने बताया था क्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? नहीं बताया था? कोई बात नहीं है, आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को याद रखना, एफ से डिनोट करते हैं, एफ से, या एफ, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को एफ से दिखाते हैं। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑफ द गैस इज U इक्वल्स टू F/2 N। देखो, F टोटल एनर्जी, एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, हम एक मॉलिक्यूल की अभी बात कर लेते हैं, केवल एक मॉलिक्यूल की, तो क्या होगी? F/2 K इंटू टी। एक मॉलिक्यूल की, याद करो, इससे पहले हम 3/2 kT पढ़ते थे वन मॉलिक्यूल की, वहां पर केवल और केवल मोनो एटॉमिक गैस, या फिर हम बोल सकते थे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लेते थे, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना ले लेते थे? 3 ले लेते थे। अब एफ रख दिया है, हर एक मॉलिक्यूल को एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुई है? 1/2 kT। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर डायटोमिक हुई तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए तो कितनी एनर्जी हो जाएगी? 5/2 kT। मोनोएटॉमिक हुई तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3/2 kT। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ अ गैस इज U इक्वल्स टू F/2 kT। एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, टोटल एनर्जी ऑफ गैस, गैस, एनर्जी ऑफ गैस फॉर वन मॉलिक्यूल, फॉर वन मॉलिक्यूल इज, याद रखना इतनी है,
ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, टोटल एनर्जी, एनर्जी ऑफ एन मोल्स ऑफ गैस। एन मोल्स ऑफ गैस क्या होगी, U इक्वल्स टू F/2 nRT, याद रखना F/2 nRT, और F/2 PV, इसको भी लिख लो। ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप कैसे दिखाओगे, डेल्टा U बराबर F/2 nR डेल्टा T, या फिर du बराबर F/2 nR dt। ठीक है, जरूरत पड़ेगी इनकी सबकी, हम यूज करेंगे। ठीक, एक और चीज याद रखना है, यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट का फंक्शन है, पाथ का फंक्शन नहीं है। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन स्टेट, नॉट पाथ। ठीक है, इसको अलग से मैं लिख देता हूं, इट इज स्टेट फंक्शन नॉट पाथ। जैसे अगर मैं कहूं कोई पीवी कर्व है, कोई पीवी कर्व है, हम यहां से ए से बी पर जा रहे हैं। ठीक है, एक ये रास्ता लिया, ऐसे गए। ठीक, एक ये वाला रास्ता लिया, ऐसे गए। एक ये वाला रास्ता लिया, ऐसे गए। ठीक है, एक ये वाला रास्ता लिया, ऐसे गए। चाहे पाथ 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे 4 ले लो, अगर ए से बी आए हैं, स्टेट तो हर एक पाथ में सेम ही चेंज हो रही है, तो हर एक पाथ में इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डेल्टा U बराबर सेम फॉर ईच पाथ, फॉर ईच पाथ। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये हो गई आपकी इंटरनल एनर्जी। ठीक, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक, अच्छा, तो इंटरनल एनर्जी के बारे में बात हो गई थी कि भाई क्या है हमारे पास, स्टेट फंक्शन है ना कि पाथ फंक्शन है। अब आते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पे। तो पहला ही न्यूमेरिकल देखो क्या है, पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम possessed by the molecules in 1 cm³ of hydrogen gas at NTP। आपको टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बताने हैं जो 1 cm³ वॉल्यूम में कंटेन करता है हाइड्रोजन गैस। तो अगर याद हो आपको, NTP पर टेम्परेचर बेटा कितना होता था, 273 केल्विन, प्रेशर कितना होता था, 1 atm, और वॉल्यूम कितना होता था, 22.4 लीटर, या फिर इसे लिखते हैं 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। अरे 22.4 लीटर लिख लो, या फिर 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब लिख लो, बात तो एक ही है। ठीक, जरा ध्यान देना, क्या मैं जानता हूं कि इतने वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल हुआ करते थे हाइड्रोजन के, तो हमें पता है एनटीपी पर। देखो 1 मोल, या फिर मैं बोलूं एट एनटीपी, एनटीपी 22400 वॉल्यूम मीटर क्यू, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कंटेन्स कितने मॉलिक्यूल, एवोगाड्रोज नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अरे भाई, एक मोल गैस इतने ही तो मॉलिक्यूल कंटेन करती है, वॉल्यूम बढ़ा दो क्या फर्क पड़ता है, कंटेनर बहुत बड़ा ले लो। लेकिन एनटीपी पर गैस का अगर एक मोल हो तो इतने ही मॉलिक्यूल्स कंटेन करती है। हमारे पास वॉल्यूम कितने वॉल्यूम में हमको मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, 1 cm³ वॉल्यूम में। ठीक है, इसलिए दैट्स वाई 1 cm³ वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल होंगे,
6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 1 इंटू 10⁻, अच्छा 1 ऊपर भी, सबसे पहले तो डिवाइड कर लो इसको किससे, 22400 इंटू 1, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा। यहाँ से ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब में मॉलिक्यूल्स आ गए। देखो हमें क्या करना है, हमें हमें ये जानना है कि इतने वॉल्यूम में, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। और हर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन यहाँ पर कैसी गैस है, याद रखो डाई एटॉमिक गैस है बेटा, H2 है ना, तो डाई एटॉमिक गैस होगी। डाई एटॉमिक गैस का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक मॉलिक्यूल का कितना होता था, 5 होता था, अभी पहले ही बताया 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक। तो यहाँ यही सोचने वाली चीज़ है कि एक मॉलिक्यूल का 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इतने मॉलिक्यूल का क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बराबर कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 22400 इंटू कितना है, कितना है, कितना है, ओ सॉरी डायटोमिक गैस है ना हाइड्रोजन, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे एक मॉलिक्यूल के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो इतने मॉलिक्यूल के पास 5 इंटू इतना, कैलकुलेट कर लेना, आंसर ये आएगा जहाँ तक है, ऐसा ही कुछ कुछ आएगा। कैलकुलेट कर लेना यार, कैलकुलेट कर लेना भाई, मैं नहीं कर रहा इतना बड़ा। अगला देखो क्या है, क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर एसोसिएटेड विद 2 ग्राम ऑफ हीट, 2 ग्राम ऑफ हीट एनटीपी कैलकुलेट, 2 ग्राम ऑफ हीट नहीं है, हीलियम है, हीलियम एट एनटीपी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट, कितना गलत टाइप किया है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस अमाउंट फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 127 डिग्री सेंटीग्रेड, फलाना फलाना ये सब कुछ दिया हुआ। अरे यार सिंपल से इसमें पूछा गया है कि कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वही काम फिर से करना है, हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। एक मॉलिक्यूल यहाँ पर देखो कौन सी गैस है, हीलियम गैस है। हीलियम कैसी होती है, मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3 होता है। अरे 3 ही तो होता है, लीनियर ही तो होता है मोनो एटॉमिक गैस का, टेम्परेचर 3000 केल्विन से ऊपर नहीं है तो हम वाइब्रेशनल तो लेंगे नहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल इसके पास होता नहीं है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हीलियम, हीलियम के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3, ठीक। 2 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मॉलिकुलर मास, तो 2 ग्राम हीलियम में कितना नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, 2 बटे मॉलिकुलर मास हीलियम का कितना है 4, तो 1/2, ठीक। अब ध्यान से देखो 1/2 मोल है, एक मोल हीलियम में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, तो आधा मोल में कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बराबर 1/2 इंटू Na, तो 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 11, तो 3.011 इंटू 10⁻23, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गया आपके पास। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इतना है, नहीं नहीं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अभी नहीं आए, अभी तो हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले बेटा, कितना है 1/2 से डिवाइड कर दिया, एक मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो आधे मोल में आधे मॉलिक्यूल हो गए। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर आप निकालोगे तो DOF क्या आएगा, एक हीलियम के मॉलिक्यूल के पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते थे, 3, तो इतने मॉलिक्यूल के पास कितने होंगे, तो 3 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23, दिस इज। और आपसे क्या पूछ लिया उसने, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस अमाउंट फ्रॉम 27 डिग्री टू 100, एनर्जी पूछा गया है, इंटरनल एनर्जी, तो U इक्वल्स टू क्या होता है, F/2 NR डेल्टा T, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3/2, नंबर ऑफ मोल्स 1/2, आर की वैल्यू 25/3 ले लो, डेल्टा टी 27 से 127 डिग्री बढ़ाया है, तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। देखो चाहे आप केल्विन में करके चेंज कर लो, केल्विन 400, यहाँ पर कितना हो जाएगा 300, 400 माइनस 300 100 आ जाएगा, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में रखो, चेंज इन टेम्परेचर सेम ही होता है, चाहे केल्विन में लो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 100 आ गया। इससे ये हमारा 4 25 25 625 जूल्स होना आंसर आ गया। चले आगे, हलवा सवाल, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी, फालतू का सवाल है, क्या है ये, कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन है। U इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, F/2 NRT, एनटीपी पर, एनटीपी पर टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन, ये याद रखो,
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी गैस है, कौन सी गैस है, कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2। O2 मतलब डायटोमिक। डायटोमिक का गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 5/2। नंबर ऑफ मोल्स तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है? 1 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना है ऑक्सीजन का? 32 इंटू 25/3 इंटू टेम्परेचर कितना? 273। कैलकुलेट कर लेना भैया, अपने को नहीं पता। आगे चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन इज हीटेड इन अ वेसल टू अ टेम्परेचर ऑफ 10,000 केल्विन। हाइड्रोजन को हम हीट कर रहे हैं किसी एक वेसल के अंदर जिसका टेम्परेचर कितना पहुंच रहा है? 10,000 केल्विन। देखो यहाँ खेला हो गया। टेम्परेचर उसने बता दिया आपको 10,000 केल्विन, मतलब कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको कंसीडर करना है? यहाँ पर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करना है। टेम्परेचर दे रखा है इतना। आगे बोल क्या बोल रहा है? लेट ईच मॉलिक्यूल पजेस एन एवरेज एनर्जी E1। हर एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का उस कंटेनर के अंदर कितना एनर्जी पजेस कर रहा है? E1। अब फ्यू मॉलिक्यूल्स एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर टू E2। कुछ मॉलिक्यूल एस्केप कर गए एटमॉस्फेयर में और उनकी एनर्जी कितनी है? E2। अच्छा, यहाँ पर एट टेम्परेचर 300 केल्विन याद रखना, ये टाइप करना भूल गया होगा वो। अब आपसे पूछा गया कैलकुलेट द रेशियो ऑफ E1/E2। ठीक, आपसे ये कहा जा रहा है एक कंटेनर है, उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। किसके? किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। H2 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के। और टेम्परेचर कितना है? 10,000 केल्विन। इसमें से कुछ कुछ गैस के पार्टिकल एटमॉस्फेयर में निकल जाते हैं और वहाँ पर हर एक पार्टिकल की एवरेज एनर्जी कितनी हो जाती है? E2। वहाँ टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। यहाँ पर एनर्जी कितनी है हर एक मॉलिक्यूल पार्टिकल की? E1। आपसे पूछा गया है कि E1/E2 क्या होगा? E1/E2 क्या होगा? अरे यार क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखो E1 निकाल लो। E1 बराबर F/2 KT1 और E2 बराबर F/2 KT2। तो E1/E2 बराबर। अच्छा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हाइड्रोजन का जब 10,000 केल्विन पर था, तो वैसे हाइड्रोजन क्या है? डायटोमिक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल। लेकिन लफड़ा ये है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 3,000 केल्विन से ऊपर है, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और जुड़ जाएंगे वाइब्रेशनल वाले। तो कितने हो गए? 5 2 7। तो 7/2 के इंटू T1 10,000 अपॉन, यहाँ पर देखो बाहर एटमोसफियर में जब हाइड्रोजन आ गई, भाई एक एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल हमको लिखना था, इसलिए KT लिखा है वहाँ पर, NRT नहीं लिखा है। E2 कितना आएगा? जब हाइड्रोजन निकल के एटमोसफियर में आ गई, वहाँ पर टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। मतलब अब इस समय उसके पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं बचा। तो 5/2 इंटू के इंटू टी कितना है? 300। 2 से 2 मरा, के से के मरा। 7/5 इंटू ये ठीक है, और 100/3। 5 दूनी 10 20, 140/3। ये आपका आंसर आ गया, ये वाला। इजी था, इजी था। चला आगे। आपसे पूछा गया कैलकुलेट द मॉलिकुलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम। अरे यार निकाल लेना 1 ग्राम ऑफ हीलियम की। F/2 NR dt कर दो। सॉरी, F/2 NR dt कह रहा हूँ। हाँ, F/2 U बराबर लगा देना F/2 NR। डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी गैस है? हीलियम गैस है। मोनोएटॉमिक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3/2 इंटू एन कितना? नंबर ऑफ मोल्स। तो मास 1 ग्राम अपन मॉलिकुलर मास हीलियम का 4 इंटू आर कितना है? 25/3। और टेम्परेचर कितना है? 127 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 400 केल्विन। कैलकुलेट कर लेना इसको, आसान है, क्या ही था इसमें। आगे चलते हैं। कैलकुलेट द लिमिटिंग रेशियो ऑफ इंटरनल एनर्जी पजेस्ड बाई हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेस एट 10,000 केल्विन। देखो यहाँ पर भी टेम्परेचर 10,000 आ गया है। यहाँ पर भी आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या लेने पड़ेंगे? यहाँ पर भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या लेने पड़ेंगे? 2 वाइब्रेशनल और ऐड करने पड़ेंगे। तो इंटरनल एनर्जी, अच्छा सबसे पहले इंटरनल एनर्जी मैं ऑक्सीजन की लिख लेता हूँ। अच्छा हीलियम है तो इंटरनल एनर्जी हीलियम की, तो F/2 कैलकुलेट द लिमिटिंग इंटरनल एनर्जी प्रोजेक्ट बाय हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेस। F/2 NR-T। तो हीलियम मोनोएटॉमिक है, तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 वाइब्रेशनल, क्योंकि टेम्परेचर 10,000 केल्विन है, तो 5 हो गया। 5/2 इंटू एन इंटू आर इंटू टी। टी कितना है? 10,000। एनर्जी ऑफ
किसकी? हाइड्रोजन की, H2। ये कैसा है? डायटोमिक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 तो बिना वाइब्रेशनल के होते हैं, दो और जुड़ जाएंगे तो 7 हो जाएंगे। तो 7/2 NR इंटू 10,000, डिवाइड कर दो। NR से NR मर गया, इससे ये मर गया, 2 से 2 मर गया, कितना आ गया? 5/7। कोई ऐसा ऑप्शन है? अच्छा नहीं है, अरे इसको कर लेते हैं ना, 5/7 बी। ठीक, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत आसान है चीज़ें। आगे देखो, कैलकुलेट द मॉलिकुलर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोल ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आराम से निकाल सकते हो। इट इज सेम टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर ऑल गैसेस। क्या ये सेम होगी काइनेटिक एनर्जी सब गैसेस के लिए? तो ध्यान रखना, एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सारी गैस के लिए सेम होती है। ठीक है, कैलकुलेट द मॉलिकुलर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोल ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फॉर वन मोल तो इंटरनल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कौन सी गैस है? मॉलिकुलर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी केवल बतानी है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पर आपको कितने लेने पड़ेंगे? केवल और केवल तीन, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेने पड़ेंगे बेटा। अरे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछी है ना, तो आप क्या लोगे? F/2 NRT। तो F/2 कितना है? 3/2। एक मोल के लिए 1 इंटू 25/3 इंटू 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273। ठीक, ये आ गई मॉलिकुलर ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। इज इट सेम टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर ऑल गैसेस? ठीक है, क्या ये काइनेटिक एनर्जी हर एक गैस के लिए सेम होगी एक मोल के लिए? तो देखो, एक मोल के लिए हर एक गैस के लिए सेम ही होगी। क्यों होगी सेम? जरा ध्यान से देखना। हर एक गैस के लिए अगर केवल ट्रांसलेशनल एनर्जी की बात करूं तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएंगे। केवल ट्रांसलेशनल तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएंगे। 3/2 नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 1 है। बचा कौन? आर कांस्टेंट, और टी को फिक्स कर रखा है। तो सीधी सी बात है, हर एक गैस के लिए क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ठीक, आगे देखो, ये भाई तुम खुद ही कर लेना, ये हम कर देते हैं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर अ मोल ऑफ डायटोमिक गैस एट एनटीपी। फिर से वही कहानी। ठीक, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस के लिए कितना होता है? 5। वाइब्रेशनल नहीं ले रहे हैं, केवल रोटेशनल और ट्रांसलेशनल, 5। ठीक, और एट एनटीपी टेम्परेचर कितना है भैया? 273। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1। तो U बराबर F/2 NRT। तो 5/2 इंटू 1 इंटू 25/3 इंटू टेम्परेचर 273। कैलकुलेट कर लें भाई साहब, जो भी आंसर आए। अच्छा, ओ, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? देखो, ये एक मोल की निकली है। अगर हम सारे मॉलिक्यूल्स की निकालें, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सारे मॉलिक्यूल्स की निकालें तो एक मोल में बेटा कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? और इसमें क्या पूछा गया है? कैलकुलेट नंबर ऑफ डिग्री। अच्छा, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ये हमने क्या निकाल दिया? ये हमने निकाल दी काइनेटिक एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F बराबर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं। एक मॉलिक्यूल के पास कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 5। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आ जाए। 5 × 10 के 0 कैसे कैरी 1, 5 × 10 11 के एक, 5 6 30 इंटू 10⁻23, 30.11। ये वाला आंसर होगा, ये वाला। ये आपके लिए होमवर्क, ये भी आपके लिए होमवर्क। अच्छा देखो, 4 ग्राम ऑफ हीलियम गैस एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्स विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। हमारे पास एक कंटेनर है, आप ऐसा समझ के चलो। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें, इस कंटेनर में हमने एक गैस उठाई जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड वाली मतलब 300 केल्विन। गैस कौन सी है? 4 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, तो मास कितना है? 4 ग्राम। ठीक, मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसके कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। दूसरी गैस है ऑक्सीजन, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना हो जाएगा? डायटोमिक गैस है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। ठीक, इज मिक्सड विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो O2 है। यहाँ पर मास कितना है O2 का? 16 ग्राम। ठीक, टेम्परेचर कितना है?
127 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 400 केल्विन। इन दोनों गैस को मिक्स किया और एक नया मिक्सचर हमारे पास निकल के आया इस कंटेनर के अंदर। न्यू मिक्सचर, न्यू मिक्सचर। इसका टेम्परेचर हमको पता नहीं, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स पता है। जो इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन O2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इतने इसके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक, अब इसका आपको टेम्परेचर बताना है कि जो मिक्स आया है, नया मिक्सचर जो बन के आया है, इसका टेम्परेचर क्या होगा। तो मैंने दोनों गैस मिक्स कर दी, यहाँ पर एनर्जी का तो कोई लॉस हुआ नहीं। अगर एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ तो क्या हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं? जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी बाद में होनी चाहिए। ठीक, तो एनर्जी इनिशियल, एनर्जी इनिशियल शुरुआत में कितनी एनर्जी थी? तो सबसे पहले हीलियम के पास F/2 इंटू nRT प्लस F/2 nRT, ये हीलियम और ये ऑक्सीजन O2। कितनी कितनी एनर्जी हीलियम के पास 3/2 इंटू एन, नंबर ऑफ मोल्स क्या है? हीलियम का मास 4 ग्राम दे रखा है और मोलिकुलर मास भी 4 होता है, तो 4/4 इंटू 25/3 इंटू टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300 केल्विन, 300 प्लस F/2 ऑक्सीजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम O2 है, तो डायटोमिक होगी 5/2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? मास कितना दिया? 16 ग्राम, 16 ग्राम मास दिया। मॉलिकुलर मास कितना होता है? 32 इंटू टी। टेम्परेचर कितना है? 127 मतलब 400 केल्विन। ये कितनी निकल गया? 3 से 3 मर गया, 4 से 4 मर गया, 2 से 150, 15 पना 75 के 5 7 लगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37 प्लस 16 दूनी 32, 2 दूनी 2 एकन 100 और ये क्या आ गया? 500। ठीक, 500, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 150। ठीक है, 15 पना 75 के 5 ठीक है, सही है। तो 0 5 7 5 12 के 2, अरे 4250 जूल्स। इतनी एनर्जी शुरुआत में थी। एनर्जी फाइनल कितनी होगी जब दोनों को मिला दिया गया? तो एनर्जी फाइनल, ठीक है, एनर्जी फाइनल, तो एनर्जी फाइनल F/2 N1 प्लस N2 इंटू टी। ठीक, ये हमारे पास F/2 N1 प्लस N2 इंटू टी डैश डैश टेम्परेचर ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी है, और इंटू आर का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर F/2 सबसे पहले हीलियम के लिए, तो हीलियम के लिए कितना रखोगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 और N1 हमारे पास कितना है? 1 इंटू आर इंटू टी डैश प्लस ऑक्सीजन के लिए 5/2 इंटू 1/2। ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1/2 ही तो है, 1/2 ही तो है। अरे 1/2 नहीं है क्या ऑक्सीजन के लिए? 16/32 इंटू आर इंटू टी डैश, इन दोनों को इक्वल आपको करना है। ठीक, अरे यार जोड़ोगे तो जोड़ लो भाई, 3/2 और 5/2 कितना आएगा? 5/4 आ गया आपके पास एलसीएम, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 आर टी डैश प्लस 4 एकन 4, 5 आर टी डैश 11 आर टी डैश अपॉन 4। ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर होना चाहिए। यहाँ कर लेते हैं कैलकुलेशन, तो 4250 बराबर 11 आर टी डैश अपॉन 4। तो टी डैश कितना आ जाएगा? 4250 इंटू 4 अपॉन 11 इंटू 25 इंटू 3, जो भी आए कैलकुलेट कर लेना बेटा जी। ठीक है, अपॉन 11, एक ही आंसर दिख रहा है मुझे 11 वाला, अपॉन 11 वाला शायद इसी से रिलेटेड आएगा, जो भी आए अपना कैलकुलेट कर लेना। ठीक, अच्छा, इसका अगला वाला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो कॉन्सेप्ट बनेगा इससे आपका। देखो हमारे पास एक कंटेनर दिया गया है जिसमें n मोल्स हैं गैस के, मास m है, t टेम्परेचर है, डायटोमिक गैस है, v वेलोसिटी से जा रही है। ठीक, अब आपसे पहला सवाल ये पूछा गया है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टोटल गैस
विद रिस्पेक्ट टू द कंटेनर। मतलब टोटल गैस की काइनेटिक एनर्जी बताओ कंटेनर के रिस्पेक्ट में। अगर कंटेनर के रिस्पेक्ट में पूछे तो आप कंटेनर पे ही बैठ गए, और जैसे ही आप कंटेनर पे बैठे आपके रिस्पेक्ट में कंटेनर क्या हो गया, रेस्ट में। तो पहला क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंटेनर कितनी आ जाएगी। काइनेटिक आप रेस्ट में आ गए, कंटेनर रेस्ट में आ गया, तो कंटेनर जो वी वेलोसिटी से चल रहा था उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। भाई विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर बताना है, तो कौन सी एनर्जी बची, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, गैसियस पार्टिकल्स हैं, ये जो गैसियस पार्टिकल हैं इनकी एनर्जी बची। और इनकी एनर्जी कितनी होती है, डायटोमिक गैस है तो F/2 nRT, तो 5/2 nRT। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पूछा गया व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब आप उठ के उतर के यहाँ आ गए, ग्राउंड पे बैठ गए। अब आपने देखा कि कंटेनर भी जा रहा है वी वेलोसिटी से, उसके अंदर पार्टिकल के पास भी इंटरनल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ½ mv² कंटेनर की प्लस 5/2 nRT जो कंटेनर के अंदर गैस है वो। अब जरा ध्यान से देखना, ये कंटेनर जा रहा है अचानक से एकदम से रुक जाता है, तो रुकने के कारण देखो क्या होगा, जो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी थी कंटेनर के पास वो एकदम जीरो होगी। वो जीरो होके कहाँ जाएगी, जो उसके अंदर पार्टिकल्स हैं उनके पास पहुंच जाएगी, और उनका टेम्परेचर कुछ बढ़ जाएगा पहले से। अरे भाई, एनर्जी किसका फंक्शन है, एनर्जी यहाँ पर आप पूरी काइनेटिक थ्योरी में केवल एक ही चीज पढ़ रहे हैं कि एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है। अगर ये काइनेटिक एनर्जी गई रुकते ही कंटेनर के, तो किसके पास गई, जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उसके पास गई, और मॉलिक्यूल्स के पास गई तो मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ गया होगा। ठीक, अगला सवाल, अगले सवाल के लिए डिस्कशन कर रहा हूँ, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस विद रिस्पेक्ट टू द कंटेनर व्हेन इट सडनली स्टॉप्स। जब ये एकदम से रुकता है तब कितना काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगी। तो ये चीज समझो, कंटेनर रुका तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो हम ग्राउंड से देख रहे थे वी वेलोसिटी से जा रहा था वो तो जीरो हो गई, लेकिन वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर किसको हुई, जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास चलेगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ थर्ड वाले केस में कि कंटेनर का टेम्परेचर बदल गया होगा। अरे बदल गया होगा पहले से, भाई एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो भी लॉस हुई है वो कंटेनर की एनर्जी को बढ़ा दी, और कंटेनर की एनर्जी क्या है, F/2 nRT डैश, नया टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी लॉस कितना है, ½ mv², यही तो लॉस है, और F/2 nRT डैश, 2 से 2 मर गया, नया टेम्परेचर क्या आ गया, T डैश बराबर mv²/F(n)R। ठीक, तो जो अब कंटेनर के पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, तो वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी होगी क्योंकि कंटेनर रुक चुका है। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी बची वो कंटेनर के मॉलिक्यूल्स के पास है केवल और केवल बस, और वो कितनी होती है, वो कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू F/2 nR। अब देखो नया टेम्परेचर कितना हो गया, T तो पहले था, T डैश और बढ़ गया, तो टेम्परेचर कितना हो गया, nR T+T डैश। तो कितना आ जाएगा, F/2 nR T+T डैश कितना है, mv²/F(n)R। इसको कैलकुलेट करिए फर्दर, तो F/2 nRT प्लस, देखो अंदर ये घुसेगा FNR से, FNR पूरा कट जाएगा नीचे का, तो क्या बचेगा, ½ mv²। जरा ध्यान से देखो, जब कंटेनर रुका तब भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जो सेकंड वाले केस की काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, भाई F की जगह आप क्या डालोगे, डायटोमिक है तो 5 डालोगे, तो आप 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 और डाल दो, डायटोमिक गैस है तो यहाँ 5 डाल देना, 5 इसकी जगह 5F। तो कंटेनर रुक जरूर गया, लेकिन उसी टाइम उसकी एनर्जी इतनी है, अंदर वाले पार्टिकल्स को सारी एनर्जी ट्रांसफर हो गई है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि आफ्टर टाइम टी, आफ्टर लॉन्ग टाइम कंटेनर की एनर्जी कितनी होगी, तो अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है कंटेनर में, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, तो सेमी एनर्जी होगी, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द न्यू टेम्परेचर ऑफ द गैस, हम फाइंड कर चुके हैं नया टेम्परेचर, ये रहा, यही वाला आंसर है, ये फोर्थ वाला आंसर है। न्यू टेम्परेचर टी डैश कितना है, mv²/F(n)R। देखो ये था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। देखो बहुत ज़्यादा तगड़े क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं अभी करवा रहा हूँ बेटा कि आपका बेस बन जाए पहले, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा,
लेकिन सबसे पहले आपका बेसिक बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हलवा हलवा क्वेश्चन लेकर आता हूँ, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, क्योंकि एकदम से चीज़ें उठेंगी तो मज़ा नहीं आएगा। पहले आप क्लियर करो ये सब चीज़ें, उसके बाद सबके मैं कंबाइंड क्वेश्चन लेकर आऊँगा जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाए केटीजी, सबके कंबाइंड क्वेश्चन अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा हम अपना लेवल बढ़ाएंगे। तो हो गया बस, इसके बाद कुछ नहीं है, कहानी ख़त्म करते हैं यहीं पर। ठीक है, इसको पढ़ना, कॉपी पर लिखना प्रॉपर तरीके से। ठीक है, सारे फॉर्मूले आप याद कर लो, केटीजी में बस यही है, फॉर्मूले याद करना। ठीक, तो चलते हैं, मिलते हैं कल फिर आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।